इमरान की आंखें एक झटके से खुलीं और उसने हैरत से सर घुमाकर इधर उधर देखा। दूसरे लम्हे उसे मुकम्मल तौर पर इस बात का शऊर हो गया कि वो इस रोनाल्ड वाली कोठी की बजाय एक बड़े हालनुमा कमरे में लकड़ी के स्ट्रेचर के साथ बंधा हुआ खड़ा है। स्ट्रेचर के साथ चमड़े की बेल्ट्स थीं जिन्हें लकड़ी के स्ट्रेचर की अकबी तरफ क्लिप किया गया था और इमरान के हाथ भी अकबी तरफ करके क्लिप हथकड़ी में जकड़े हुए थे और ये स्ट्रेचर एक दीवार के साथ खड़े थे। इस तरह इमरान इस स्ट्रेचर के साथ बंधा दीवार से लगा खड़ा था। साइड में उसके तीनों साथी नौमानी, चौहान और सिद्दीकी के साथ साथ आफंदी भी उसी तरह स्ट्रेचरों के साथ बंधे खड़े थे और एक आदमी इमरान के साथ मौजूद आफंदी के बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। नौमानी, चौहान और सिद्दीकी की गर्दनें ढलकी हुई थीं। गुज़िश्ता मंजर एक लम्हे में इमरान के ज़हन में फिल्म की तरह घूम गया कि बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे सरर की तेज आवाज सुनाई दी थी और उसके साथ ही उसकी नाक पर धमाका हुआ था और वो बेहोश हो गया था। इंजेक्शन लगाने वाला अब सबसे आखिर में मौजूद चौहान को इंजेक्शन लगाकर वापस मुड़ रहा था। इस हालनुमा कमरे में इस नौजवान के अलावा और कोई आदमी न था। जनाब डॉक्टर साहब, ये तो बताते जाइए कि हम किसकी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, इमरान ने उसे आवाज देते हुए कहा और नौजवान चौंक कर मुड़ा। उसके अंदाज में हल्की सी हैरत के आसार मौजूद थे। तुम्हें इतनी जल्दी होश कैसे आ गया? इंजेक्शन के बाद 10 मिनट तक होश नहीं आ सकता, नौजवान ने इमरान के करीब पहुंचकर हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए ताकि मैं इस मेहमान नवाजी के जल्द अज जल्द शुक्रिया अदा कर सकूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी तुम्हारी ये मुस्कुराती हुई आंखें बेनूर हो जाएंगी। तुम ब्लू स्टार के रास्को गिरोह की तहवील में हो और बास रास्को इंतहाई सर्द मिजाजी से आदमियों की खोपड़ियां उड़ाने में पूरे एक्रेमिया में मशहूर है, इस नौजवान ने होंठ पीटते हुए कहा और तेजी से मुड़कर इकलौते बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? ब्लू स्टार रास्को तो इस बार हमारे मुकाबले में एक्रेमिया की इंतहाई टॉप एजेंसी उतरी है, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। ब्लू स्टार से को उसका आज तक वास्ता न पड़ा था, लेकिन ब्लू स्टार के मुतालिक फाइल उसके पास मौजूद थी जिसमें 5 साल कबल तश्कील दी जाने वाली इस तंजीम के बारे में बातें मौजूद थीं। उसकी याददाश्त के मुताबिक इस तंजीम का मकसद दुनिया भर में होने वाली अहम दिफाई रिसर्च पर खोज लगाने और फिर उन फार्मूलों को उड़ाकर एक्रेमिया लाना था और इन लेबार्ट्रियों को उड़ाना था जो एक्रेमिया के ख्याल के मुताबिक उनके लिए नुकसानदेह हो सकती थी। लेकिन यहाँ उनके खिलाफ ब्लू स्टार को सामने ले आने का मतलब था कि एक्रेमिया के आला हुकाम को ये इत्तला मिल चुकी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उनके खिलाफ काम कर रही है और क्योंकि ब्लू स्टार पहले कभी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले में ना आई थी, इसलिए वो उसे सामने लाए हैं और वाकई उसने इंतहाई तेज रफ्तारी से काम किया है कि वो सब यहाँ मौजूद हैं। इन ख्यालात के आते ही इमरान ने अपनी कलाइयों के गिर्द मौजूद क्लिप हथकड़ी खोलने की कोशिश शुरू कर दी। क्लिप हथकड़ी आमतौर पर इंतहाई मौसर समझी जाती थी क्योंकि वो बंद तो खुद हो जाती है, लेकिन उसे खोलने के लिए दरमियानी जोड़ में एक बटन होता था और चूंकि कलाइयों में ये हथकड़ी होती, हाथ की उंगलियां वहां तक ना पहुंच सकती थी, इसलिए उसे कोई खुद खोल ना सकता था। लेकिन इमरान ने उसके लिए खासतौर पर काफी तवील प्रैक्टिस की थी क्योंकि यूरोप और एक्रेमिया में इन क्लिप हथकड़ियों का रवाज बेहद था, इसलिए उसने फौरन ही अपने हाथों को मखसूस अंदाज में आगे पीछे किया और फिर दाएं हाथ की दरमियानी बड़ी उंगली का सिरा आसानी से दरमियानी बटन तक पहुंच गया। उसमें गुर की बात हाथों को मखसूस अंदाज में आगे पीछे करने वाली थी, वरना तो किसी तौर पर भी उंगली बटन तक ना पहुंच सकती थी। दूसरे लम्हे खटाक की आवाज सुनाई दी और इमरान की दोनों कलाइयां आजाद हो गईं और हथकड़ियां एक झटके से नीचे जा गिरी। अब चमड़े के स्ट्रेचर के अटकब में मौजूद क्लिप खोल लेना उसके लिए मुश्किल काम न था, इसलिए जब उसने साथ मौजूद अपने साथियों के
थप्पड़ों की आवाजें सुनी, वो स्ट्रेचर से आजाद हो चुका था। ओह इमरान साहब, हम कहाँ हैं? उसके साथियों की आवाजें सुनाई दी। हम एक्रेमिया की सबसे टॉप सीक्रेट एजेंसी ब्लू स्टार के मेहमान हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और दूसरे लम्हे उसने अफंदी के साथ मौजूद नोमानी की हथकड़ी खोली और फिर चमड़े के क्लिप भी खोल दिए। बाकी साथियों को जल्दी से आजाद कराओ, न जाने ये लोग किस वक्त आ जाएं। मैं बाहर देखता हूँ, मुझे यकीन है कि दरवाजा बाहर से बंद न होगा, इमरान ने कहा और खुद एक क्लिप हथकड़ी उठाए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी तवक्को के मुताबिक दरवाजा बाहर से बंद न था। इमरान ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर झांका। ये एक बंद राहदारी थी जिसके दाएं तरफ आखिर में सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। अभी इमरान झांक ही रहा था कि उसने सीढ़ियों वाले हिस्से की तरफ से आवाजें सुनी और फिर दो आदमियों की टांगें सीढ़ियां उतरती दिखाई दी। इमरान ने जल्दी से सर अंदर कर दिया और होंठों पर उंगली रखकर साथियों को खामोश रहने का इशारा किया। उस वक्त तक सब आजाद हो चुके थे और फिर वो सब दबे पांव चलते हुए इमरान के सामने से गुजरकर दीवार से पुष्ट लगाकर खड़े हो गए। दरवाजे की तरफ दीवार से पुष्ट लगाकर खड़े हो गए। अब राहदारी में से कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आने वाले दो थे। जान लम्हों बाद ये आवाजें दरवाजे के सामने आकर एक लम्हे के लिए रुकी। दूसरे लम्हे दरवाजा खुल गया। स्ट्रेचर चौके बाएं साइड वाली दीवार के साथ खड़े थे, इसलिए ये दोनों अंदर आकर ही उन्हें देख सकते थे। दूसरे लम्हे एक उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक लंबा तड़ंगा नौजवान था। अरे ये क्या? दोनों के हलक से बैक वक्त आवाजें निकली ही थीं कि इमरान का वो हाथ जिसमें क्लिप हथकड़ी मौजूद थी बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उस उधेड़ उम्र के साथ मौजूद लंबा तड़ंगा एक्रेमियन चीख मारकर लड़खड़ाता हुआ 2 कदम आगे की तरफ बढ़ता गया। लेकिन वो वाकई खासा जानदार आदमी था कि लोहे की इस कदर कुवत जरब खाकर भी वो नीचे न गिरा था और इमरान ने यकलख उछलकर आगे की तरफ लड़खड़ाकर बढ़ते हुए इस लंबे तड़ंगे आदमी की पुष्ट पर जोरदार फ्लाइंग जड़ दी और लड़खड़ाता हुआ एक्रेमियन इस बार उछलकर मुंह के बल नीचे गिरा। उसके साथ मौजूद उधेड़ उम्र आदमी ये सूरत हाल देखते ही तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ रहा था कि नोमानी ने उसे टक्कर रसीद की और वो सीधा उछलकर उस तरफ को गया जिधर पहला आदमी गिरा था और उसके साथ चट की आवाज के साथ ही उस उधेड़ उम्र के हलक से भयानक चीख निकल गई और वो धप से मुड़कर उठते हुए उस एक्रेमियन के ऊपर जा गिरा। इमरान इस दौरान कलाबाजी खाकर सीधा खड़ा हुआ था और दूसरे लम्हे वो एक बार फिर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और फिर खटाक की आवाज के साथ सलंसर लगा रिवाल्वर उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। ये रिवाल्वर जवान आदमी के हाथ में था और जैसे इमरान ने लात मार कर गिराया था, पहली गोली ही उसने चलाई थी, लेकिन उधेड़ उम्र दरमियान में आ जाने से उसका शिकार बन गया था। दरवाजा बंद कर दो नोमानी, इमरान ने चीख कर कहा और उसके साथ ही वो उधेड़ उम्र आदमी को इस एक्रेमियन के ऊपर से हटाने के लिए झुका ही था कि वो तड़पता हुआ उधेड़ उम्र इस तरह उछलकर उसे टकराया कि इमरान संभल ही न सका और वो नीचे गिरा। लेकिन उसी लम्हे चौहान की लात बिजली की सी तेजी से घूमी और वो एक्रेमियन जिसने उस उधेड़ उम्र को इमरान पर उछाला था चीख मारकर नीचे गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही उसका निचला जिस्म किसी कौस की सूरत में घूमा और दूसरी जरब लगाने के लिए पर तोलने वाला चौहान भी चीखता हुआ उछलकर नीचे जा गिरा। लेकिन इस दौरान सिद्दीकी ने दीवार के साथ पड़ा हुआ सलंसर लगा रिवाल्वर उठाकर उस आदमी की खोपड़ी से लगा दिया। खबरदार, अगर जरा भी हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा, सिद्दीकी ने गुराते हुए कहा और उछलकर खड़ा होता हुआ वो एक्रेमियन बावजूद सिद्दीकी के हुक्म के बिजली की सी तेजी से घूमा और रिवाल्वर सिद्दीकी के हाथ से निकलकर एक बार फिर एक धमाके से दूसरी दीवार से जा टकराया। सिद्दीकी लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हटा ही था कि उस एक्रेमियन ने वाकई इंतहाई तेज रफ्तारी से उस पर छलांग लगा दी और दूसरे लम्हे सिद्दीकी उसके हाथों पर उठता हुआ नोमानी से जा टकराया जो इस दौरान उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। गुड शो, अच्छे लड़ाके हो। अचानक इमरान के हल्क से तहसीन आमेज आवाज निकली और सिद्दीकी को घुमाकर नोमानी पर फेंकने वाले एक्रेमियन ने यकरख दरवाजे की तरफ छलांग लगाई।
लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ मुंह के बल ऐन दरवाजे के सामने एक धमाके से जा गिरा। इस बार चौहान ने जो एक तरफ गिरकर उठने की कोशिश कर रहा था उसकी टांगों में टांग अड़ा दी थी और फिर इससे पहले कि वो उठता, इमरान ने यकलख्त उसे घसीटकर एक झटके से हाल के दरमियान में फेंक दिया। सिद्दीकी, इसने तुम्हें उठाकर फेंका है, इसलिए ये तुम्हारा शिकार है, इमरान ने कहा और खुद तेजी से उस दीवार की तरफ दौड़ पड़ा जिधर वो रिवॉल्वर गिरा था। हाँ इमरान साहब, ये मेरा शिकार है, सिद्दीकी ने दांत पीसते हुए कहा और कदम बढ़ाता उस एक्रेमियन की तरफ बढ़ने लगा, जो वाकई बिजली की सी तेजी से उठकर खड़ा होने में कामयाब हो गया था। उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं और चेहरा फड़क रहा था। तैयार हो जाओ मिस्टर, ताकि तुम्हें हसरत न रहे कि तुम पर संभलने से पहले वार हुआ है, सिद्दीकी ने बड़े सख्त लहजे में कहा। ख्याल रखना, ये अच्छा लड़ाका है, इमरान ने रिवॉल्वर उठाकर मुड़ते हुए कहा और वाकई उस एक्रेमियन ने जिस कदर फुर्ती और तेजी से सिद्दीकी पर हमला किया था उससे इमरान की बात की तस्दीक होती थी। सिद्दीकी ने यकलख्त उछलकर अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस एक्रेमियन के जिस्म में तो वाकई पारा भरा हुआ था और उसके साथ साथ वो मार्शल आर्ट के फन से भी पूरी तरह वाकिफ था। क्योंकि सिद्दीकी के उछलते ही उसका जिस्म किसी लट्टू की तरह फिजा में ही घूमा और सिद्दीकी की पसलियों पर इस कदर जोरदार ज़रब लगी कि सिद्दीकी के हल्क से निकलने वाली कराह से कमरा गूंज उठा और इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए, क्योंकि सिद्दीकी की कारकर्दगी इस एक्रेमियन के मुकाबले में वाकई नाकारा साबित हो रही थी। सिद्दीकी के साथी भी होंठ खींचे खड़े थे, लेकिन दूसरे लम्हे उनके सोते हुए चेहरे यकलख्त खिल उठे। जब जरब खाकर नीचे गिरता हुआ सिद्दीकी का जिस्म यकलख्त किसी स्प्रिंग की तरह कलाबाजियां खाता हुआ फिजा में उठा और पलक झपकने में उस एक्रेमियन की गर्दन में उसकी दोनों टांगें पड़ी और सिद्दीकी का जिस्म एक लम्हे के लिए झटका खाकर जमीन की तरफ बढ़ा ही था कि दूसरे लम्हे वो गोली की रफ्तार से दोबारा ऊपर को उठा और फिर कमरा उस एक्रेमियन के हल्क से निकलने वाली जोरदार चीख से न सिर्फ गूंज उठा बल्कि उसका जिस्म एक जोरदार धमाके से उछलकर पूरी कुव्वत से फर्श पर गिरा। सिद्दीकी पर तो शायद जुनून सवार हो गया था। उसके हाथ पलक झपकने में जमीन पर लगते नजर आए, फिर उसका जिस्म तीर की तरफ फिजा में उठकर फिर नीचे की तरफ आता और उसके साथ ही उसकी टांगों में जकड़े हुए एक्रेमियन का जिस्म यकलख्त किसी अकड़े हुए तख्ते की तरह फिजा में उठकर जोरदार धमाके से फर्श से जा टकराता। इस एक्रेमियन ने गो सिद्दीकी की टांगों पर हथेली की ज़रबें लगाने की कोशिशें की थी, लेकिन सिद्दीकी इस कदर तेजी से उछल और गिर रहा था कि जब तक एक्रेमियन के हाथ समर्थते वो उसे जमीन से पूरी कुव्वत से टकरा चुका होता। इस तरह एक्रेमियन की कोशिशें एक बार भी कामयाब न हुई और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर वो 4-5 बार सिद्दीकी के इस खौफनाक और इंतहाई फुर्तीले दाव की वजह से पूरी कुव्वत से पुख्ता फर्श से टकराया और फिर उसका जिस्म एक झटके से ढीला पड़ गया। उसका चेहरा बार बार फर्श से टकराने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो चुका था, नाक पिचक चुकी थी और ना सिर्फ मुंह और नाक से खून बहने लगा था बल्कि पूरा चेहरा ही खून से भर गया था। दूसरे लम्हे सिद्दीकी एक बार फिर उछला, लेकिन इस बार उसने अपनी टांगें खोल दी और फिर फिजा में ही वो कलाबाजी खाकर सीधा हो गया। वेल डन सिद्दीकी, अगर तुम दूसरी बार इसे मार खा जाते तो मैंने फैसला कर दिया था कि ट्रैगर दबाकर तुम्हें इस उछल कूद से हमेशा के लिए निजात दिला दूं, इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। शुक्रिया इमरान साहब, दरअसल पहली बार मैं इसलिए मार खा गया था कि मुझे एहसास ही न था कि ये इस कदर फुर्तीला साबित हो सकता है, सिद्दीकी ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में जवाब देते हुए कहा। दूसरा चांस किस्मत पर मुनहसर होता है सिद्दीकी, ये बात हमेशा याद रखना, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फर्श पर साकत पड़े हुए उस एक्रेमियन की तरफ बढ़ गया।
उसने उसके दोनों बाजू पीछे किए। नोमानी, हथकड़ी ले आओ और इसको बांध दो। ये तो साउंड प्रूफ कमरा था, इसलिए इतने सारे लड़ाई होने के बावजूद कोई मुदाखलत नहीं हुई। लेकिन बाहर इसके और आदमी भी मौजूद होंगे। मैं जरा उनकी गोशमाई कर रहा हूँ, फिर इत्मीनान के साथ चमड़े से मुज़ाकरात होंगे, इमरान ने कहा। और नोमान के जल्दी से आगे बढ़कर एक क्लिप हथकड़ी उस एक्रेमियन की कलाइयों में डाल दी और इमरान उसे छोड़कर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हम आए इमरान साहब, चौहान ने कहा। नहीं, यही रुको। सलेंसर लगा रिवाल्वर होने की वजह से मैं अकेला ही काफी हूँ, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर दरवाजा खोला और फिर बाहर निकल गया। बहुत खूब सिद्दीकी, तुमने वाकई कमाल कर दिया है। इस कदर खौफनाक और मुश्किल दाव इस कदर फुर्ती और खूबसूरती से लगाया है कि तबीयत खुश हो गई है। इमरान के बैठ जाते ही चौहान और नोमानी दोनों ने तेजी से सिद्दीकी की तरफ बढ़ते हुए कहा, और चौहान ने तो वाकई सिद्दीकी को गले लगा दिया। वैसे मुझे अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे भी लड़ाई होती है। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे दो इंसानों की बजाय दो बिजलियां चमक रही हो। एक तरफ खामोश खड़े हुए अफंदी ने भी आगे बढ़ते हुए कहा। उसके लहजे में तजस्सुस के साथ साथ शदीद हैरत भी मौजूद थी। शुक्रिया अफंदी साहब, हमारा तो ये रोज का काम है। फर्श से गया तो जिंदा, वरना मर गए, सिद्दीकी ने कहा। ये इमरान तो आपसे इस तरह नाराज हो रहा था जैसे आपने कोई कारनामा ही सर अंजाम नहीं दिया। क्या ये तुमसे भी बड़ा लड़ाका है? मेरे ख्याल में तो तुमसे बड़ा लड़ाका और कोई हो ही नहीं सकता, अफंदी ने मुंह बनाते हुए कहा। और इस बार चौहान और नोमानी दोनों ही बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब को आपने कभी लड़ते नहीं देखा होगा अफंदी साहब। जिस काम पर मैंने 5 मिनट लगाए हैं, अगर इमरान चाहता तो 5 सेकंड भी न लगते। वो लड़ता थोड़ी है, वो तो करामात दिखाता है, सिद्दीकी ने कहा। और अफंदी ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे उसे सिद्दीकी की बात पर यकीन ही ना आ रहा हो। कमाल है, मेरे साथ जब उसकी नशिस्तें होती थीं तो ये अदब का नकाद होता था, और जो शख्स अदब को इस कदर गहराई में समझता हो वो ये लड़ने भिड़ने वाला काम कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अफंदी ने कहा। अफंदी भाई, इमरान की बातें छोड़ें, वो चाहे तो मौत और जिंदगी की जंग लड़ते वक्त भी आपसे अदब पर इंतहाई खूबसूरत बहस कर सकता है। इस बार चौहान ने जवाब दिया और अफंदी कंधे उचकाकर रह गया। इस दौरान नोमानी उस एक्रेमियन को एक स्ट्रेचर के साथ चमड़े की बेल्टों से बांध चुका था, और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद गुफ्तगू होती, दरवाजा खुला और वो सब चौंक कर दरवाजे की तरफ मुड़े ही थे कि इमरान को अंदर आते देखकर मुतमईन हो गए। 10 अफराद थे, 6 इकट्ठे एक कमरे में हाथ लग गए थे, वरना तो शायद एक एक करके उनका खात्मा करते काफी देर लग जाती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कमाल है, इस रिवाल्वर का मैगजीन काफी बड़ा है। एक गोली तो यहाँ चली थी, इसके बावजूद 10 गोलियां निकल आई, चौहान ने कहा। हाँ, ये स्पेशल रिवाल्वर है, 15 गोलियों का चैम्बर है, एक अभी मौजूद है। 3 गोलियां शायद कहीं बाहर ये चला चुका है। बहरहाल अब मैं इसे पूछ-पूछ करता हूँ। चौहान और नोमानी दोनों बाहर जाकर इस अड्डे की तलाशी लेंगे और सिद्दीकी वहां पड़ी हुई मशीन गन उठाकर पहरा देगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। क्यों न इसे भी बाहर ले जाया जाए, इस तरह से सब मिलकर पहरा दे सकते हैं, नोमानी ने कहा। नहीं,
इस उधेड़ उम्र की लाश यहाँ मौजूद है और ये पहले बताएगा कि ये लाश किसकी है। अब लाश को कहाँ घसीटते फिरेंगे? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और दोमानी और उसके साथी बाहर को लपक गए, जबकि अफंदी भी उनके साथ ही बाहर चला गया। इमरान वो ही सलेंसर लगा रिवाल्वर उठाए स्ट्रेचर से बंधे उस एक्रेमियन की तरफ बढ़ गया। वो चंद लम्हे गौर से उसे देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर उसने इस अंदाज में कंधे झटकाए जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच गया हो। फिर उसने उसकी तलाशी ली और दूसरे लम्हे एक जेब से एक माइक्रोफिल्म निकाल आने पर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। उसने फिल्म अपनी जेब में डाली और फिर रिवाल्वर को नाल से पकड़कर उसका दस्ता उस एक्रेमियन के चेहरे पर जोर से मारना शुरू कर दिया। तीसरी ज़रब पर एक्रेमियन की जिस्म में हरकत पैदा हुई और इमरान ने दस्ते को उसी के लिबास से साफ किया और फिर रिवाल्वर को दस्ते से पकड़ लिया। क्योंकि इस एक्रेमियन का चेहरा पूरी तरह खून आलूद था, इसलिए दस्ते पर भी खून लग गया था, जिसे उसने उसके लिबास से ही साफ किया था। चंद लम्हों बाद उस एक्रेमियन की आंखें एक झटके से खुल गईं और उसका जिस्म बेख्तियार झटके खाने लगा। शायद वो लाशऊरी तौर पर अभी तक अपने आप को लड़ाई में शामिल समझ रहा था, लेकिन फिर जब उसे मुकम्मल तौर पर इस बात का शऊर आ गया कि वो लड़ाई में शामिल नहीं है बल्कि बनता हुआ है, तो उसके होंठ पिंच गए और वो इंतहाई सख्त नजरों से सामने खड़े इमरान को देखने लगा। यार, इस कदर सख्त नजरों से ना देखो, मैं जरा कमजोर दिल का आदमी हूँ, ऐसा ना हो खौफ से बेहोश ही हो जाऊं, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। तुम तो बंधे हुए थे, फिर आजाद कैसे हो गए? तुम्हारे हाथ भी जकड़े हुए थे हथकड़ियों से। चीफ के आने से पहले मैंने खुद आकर तुम लोगों को चेक किया था और फिर ही तुम्हें होश में लाने के इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था, इस एक्रेमियन ने हैरत से आंखें झपकाते हुए कहा। इमरान ने देखा कि इस हालत में भी उसके चेहरे या आंखों में खौफ के तसरात न थे, सिर्फ हैरत मौजूद थी और वो समझ गया कि ये एक्रेमियन यकीनन इंतहाई तरबियत याफ्ता शख्स है और अब उसे हकीकत में सिद्दीकी की महारत का अदराक हो रहा था, जिसने इस टाइप के एजेंट को इस कदर जल्दी बेकार कर दिया था। हम तो सिर्फ इसलिए आज़ाद हुए थे कि ब्लू स्टार के चीफ का पूरी गर्मजोशी से इस्तकबाल कर सके, लेकिन तुमने तो खुद ही अपने चीफ को गोली मार दी, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। काश मुझे एक लम्हा पहले एहसास हो जाता कि तुम आज़ाद हो चुके हो, तो मैं देखता कि तुम्हारी ये ज़बान किस तरह चलती है, इस एक्रेमिया ने बुरी तरह दांत पीसते हुए कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। सुनो, मेरा वादा है कि अगर तुम मुझे सही सिर्फ इतना बता दो कि तुम उस कोठी तक कैसे पहुंच गए जहां हम मौजूद थे, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, ताकि मुझे मालूम हो सके कि क्या रोनाल्ड ने गद्दारी की है, इमरान ने यकलक संजीदा होते हुए कहा। नहीं, रोनाल्ड को तो शायद अभी तक इल्म ही ना होगा कि क्या हुआ है। स्पेशल एजेंसी के चीफ ने तुम्हारी वो कॉल टेप कर ली थी जिसमें तुमने अजीबोगरीब अल्फाज में आपस में बातें की। इस दौरान केस ब्लू स्टार को रेफर हो गया और चीफ ने ये केस मेरे ग्रुप के सुपुर्द कर दिया। शाटूफ ने हमारी एजेंसी में केस रेफर होने के बाद ये टेप हमें भिजवा दी। वो इस टेप की बातें तो मैं भी ना समझ सका था, लेकिन मैं रोनाल्ड की आवाज़ पहचान गया था, क्योंकि रोनाल्ड से मेरे एक और हवाले की निस्बत से गहरे ताल्लुकात हैं। इस पर मैं रोनाल्ड के नायब कार्स्टन के फ्लैट पर गया और फिर मैंने उससे इस कोठी का पता बुलवा लिया। फिर उसके बाद तुम्हें आसानी से ट्रैप कर दिया गया और नतीजे में तुम यहाँ पहुँच गए। बस मुझसे ज़िंदगी में पहली बार ये हमाकत हुई कि मैंने तुम्हें वहीं गोलियों से उड़ा देने और तुम्हारी लाशें चीफ के सामने पेश करने की बजाय तुम्हें जिंदा चीफ के सामने पेश करने का सोच लिया। चीफ हेडक्वार्टर में मौजूद न था, इसलिए उनकी आमद का मुझे इंतजार करना पड़ा और फिर चीफ मेरे इसरार पर यहाँ आया और बाकी सूरत हाल
बहरहाल तुम जानते ही हो। अकरेमिया ने बड़े सादा से लहजे में पूरी बात बता दी। तो तुम्हारा नाम रास्को है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, क्योंकि इंजेक्शन लगाने वाले ने उसे पहले बता दिया था कि वो रास्को ग्रुप के हेडक्वार्टर में हैं। हाँ, क्या तुमने मेरे साथियों को मार दिया है? रास्को ने यकलख्त चौंकते हुए कहा। शायद उसे पहली बार ख्याल आया था कि इमरान के साथी यहाँ मौजूद नहीं हैं। लाज़मन वो बाहर चले गए हैं, और बाहर जाने का मतलब यही हो सकता है कि बाहर मौजूद उसके साथी हलाक हो चुके हैं। अगर तुम्हारे साथियों की तादाद 10 थी तो फिर तो मुझे अफसोस है कि तुम्हारे तमाम साथी मर चुके हैं। हाँ, अगर इससे ज़्यादा है फिर और बात है, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मेरे बेकार हो जाने के बाद मेरे साथियों का यही हशर हो सकता था। बहरहाल मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। तुम चाहो तो बेशक मुझे गोली मार सकते हो। रास्को ने एक लम्हा खामोश रहकर बड़े दलेराना लहजे में कहा, और इमरान मुस्कुरा दिया। गुड शो, तुम वाकई एक बहादुर इंसान हो। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें जिंदगी बचाने का एक मौका जरूर दूंगा। हालांकि तुम्हारे इस रिवाल्वर में अभी एक गोली मौजूद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अब क्या कह सकता हूँ? रास्को ने इस तरह सादा से लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुमने अपने चीफ को यहीं से फोन किया था? इमरान ने चंद लम्हों बाद पूछा। हाँ, पहले मैं खुद वहां गया था, लेकिन चीफ मौजूद न था, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गया, और फिर यहाँ से फ़ोन करके मैंने उन्हें इतला दी और उनके यहाँ आने पर इसरार किया, और वो मेरे इसरार पर चले आने। लेकिन एक बात बता दूँ, अगर तुम मुझसे ये पूछो कि ब्लू स्टार का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो हरगिज़ नहीं बताऊँगा, रास्को ने तेज़ लहजे में कहा। मुझे क्या ज़रूरत है हेडक्वार्टर पूछने की? मेरा ब्लू स्टार से क्या वास्ता? मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि अफंदी को बचाकर उसे वो फिल्म हासिल की जा सके जो मिकाले ने उसे दी थी, और मैं वापसी का प्रोग्राम बनाने के लिए गया था, लेकिन इस दौरान तुम खुद ही टपक पड़े। अब मैंने वो फिल्म तुमसे हासिल कर ली जो तुमने मेरे साथियों की तलाशी से हासिल की होगी, इसलिए अब अफंदी और अपने साथियों समेत यहाँ से वापस चला जाऊँगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओह, तो क्या तुम इस लेबॉर्ट्री को तबाह न करोगे? रास्को ने चौंक कर उस तरह कहा जैसे ये अल्फाज लाशऊरी तौर पर उसके मुंह से निकल गए हों, और उसके साथ ही उसने इंतहाई सख्ती से होंठ भींच लिए। सुनो रास्को, मुझे मालूम है कि इस राज का ताल्लुक 01 लेबॉर्ट्री से है, और 01 लेबॉर्ट्री का महल वकूफ भी मुझे मालूम हो गया है, लेकिन ये हमारा दर्द सर नहीं है। हम ये फिल्म या राज रूसिया भिजवा देंगे, फिर रूसिया वाले जाने और लेबॉर्ट्री जाने, इमरान ने जवाब दिया। अगर तुम्हें वाकई इससे दिलचस्पी नहीं है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे साथ मुआहदा कर लो? जिस कदर रकम चाहो तुम ले लो, हम तुम्हें अदा करने के लिए तैयार हैं। तुम वो फिल्म यहाँ से साथ मत ले जाओ। मेरा ये वादा कि अगर रूसिया वाले डायरेक्ट हमसे कुछ ले लें तो बेशक ले लें, तुम्हारा नाम दरमियान में ना आएगा, रास्को ने चौंक कर कदरे तेज लहजे में कहा। कितनी रकम दे सकते हो? इमरान ने पूछा। जिस कदर मुनासिब तुम कहो, रास्को ने इस बार मुसरत भरे लहजे में जवाब दिया। लेकिन तुम्हारा चीफ तुम्हारा गया है, अब रकम तो तुम्हारा नया चीफ ही दे सकता है, और नए चीफ की तैनाती में तो खासा वक्त लग सकता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मैं खुद सेकंड चीफ हूँ। चीफ की अदम मौजूदगी में ब्लू स्टार को मैं खुद कंट्रोल करता हूँ, और ये भी तय है कि चीफ की रिटायरमेंट या मौत की सूरत में रास्को ही ब्लू स्टार का चीफ होगा। इसलिए तुम फिक्र न करो, मेरे पास पूरे इख्तियारात मौजूद हैं। तुम रकम बताओ, रास्को ने तेज तेज लहजे में कहा।
मैं पहले रकम बताकर अपनी बात हल्की नहीं कर सकता। जब तक मुझे यकीन ना आ जाए कि तुम वाकई सेकंड चीफ हो या चीफ की मौत की सूरत में चीफ के मुकम्मल इख्तियारात रखते हो। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि इस फिल्म की भारी कीमत में रूसिया से भी हासिल कर सकता हूं। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, इसलिए तुम इसमें दिलचस्पी ना ले रहे थे। तुम्हारा मुल्क पसमानदा एशियाई मुल्क है, इसलिए तुम्हें रकम से ज्यादा दिलचस्पी होगी। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें रूसिया से ज्यादा रकम दूंगा। रास्को ने चौंक कर कहा और उसकी आंखों में उभर आने वाली चमक बता रही थी कि जैसे वो इमरान की फितरत को अच्छी तरह समझ गया हो। लेकिन मुझे कैसे यकीन आए कि तुम वाकई रकम अदा कर सकते हो, इमरान ने होंठ खींचते हुए कहा। तुम जिस तरह चाहो मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ, रास्को ने कहा। अगर केस तुम्हारी एजेंसी को रेफर हो गया है तो फिर तो लेबॉर्ट्री की हिफाजत भी तो तुम्हारी एजेंसी ही कर रही होगी, इमरान ने कहा। हाँ, हमारी एजेंसी का एक्शन ग्रुप कर रहा है, मगर तुम ये बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें फिर लेबॉर्ट्री से दिलचस्पी पैदा हो गई है? रास्को ने चौंक कर कहा। मुझे उससे क्या दिलचस्पी हो सकती है, और फिर ऐसी जदीद साइंसी लेबॉर्ट्रियों के बारे में हमारा इल्म बेहद महदूद है, क्योंकि हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे इख्तियारात को चेक करना है ताकि मुझे यकीन हो सके कि तुम वाकई रकम की अदायगी कर सकते हो, इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा। ओहो, लेकिन लेबॉर्ट्री की हिफाजत से मेरे इख्तियारात का क्या ताल्लुक? रास्को ने चौंक कर कहा। जाहिर है उस एक्शन ग्रुप का कोई इंचार्ज भी होगा, और जो इस कदर अहम लेबॉर्ट्री का इंचार्ज हो सकता है वो यकीनन ब्लू स्टार का अहम आदमी होगा। अगर तुम फोन पर उससे बात करो और उसे कोई ऐसा हुक्म दो जो आम हालात में ना दिया जा सकता हो, और वो तुम्हारी बात मान ले, तो मैं समझ जाऊंगा कि चीफ के बाद तुम वाकई बाइख्तियार हो, इमरान ने सादा से लहजे में कहा। ओह, ये कौन सा मुश्किल काम है? मुझे आज़ाद करो और फ़ोन मुझे दो, मैं अभी साबित कर देता हूँ, रास्को ने जल्दी से कहा। ठीक है, लेकिन जब तक मुझे यकीन ना आ जाएगा कि तुम बाइख्तियार हो, मैं तुम्हारे हाथ आज़ाद नहीं करूँगा। अलबत्ता मैं तुम्हें ऊपर ले जाता हूँ और फ़ोन मिलाकर उसका रिसीवर तुम्हारे कान से लगा दूंगा। तुम बात कर लेना, जवाब में खुद सुन लूँगा। सॉरी, असल में मेरी आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इसलिए मैं अपने व्यूअर से माजरत चाहूँगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, रास्को ने कहा, और इमरान ने रिवाल्वर जेब में डाला और फिर उसने स्ट्रेचर के साथ मौजूद चमड़े की बेल्ट्स के क्लिप खोलने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद रास्को का जिस्म स्ट्रेचर से आज़ाद हो चुका था, अलबत्ता उसके हाथ वैसे ही यकब में बंधे हुए थे। इमरान ने उसे बाजुओं से पकड़ा और उसे साथ लेकर वो उस कमरे से बाहर निकलकर राहदारी में चलता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। वहां उसके साथी मौजूद थे। वो रास्को को इस तरह साथ आते देखकर चौंक पड़े। एक फ़ोन बरामदे में भी मौजूद था। नंबर बताओ, मैं मिलाता हूँ, इमरान ने रास्को का बाजू छोड़कर फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए कहा। ओह सॉरी, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि लेबॉर्ट्री का नंबर तो मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं तो इस लेबॉर्ट्री में कभी गया ही नहीं। अलबत्ता ट्रांसमीटर पर बात हो सकती है। एंथोनी की कोड फ्रीक्वेंसी मखसूस है। यहाँ तीसरे कमरे की अलमारी के अंदर ट्रांसमीटर मौजूद है, तुम वो मंगवा लो। फ्रीक्वेंसी मैं बता देता हूँ, तुम कॉल मिला लो, बात मैं कर लूँगा, रास्को ने कहा। ओके, मुझे क्या एतराज़ है, चौहान जाकर अलमारी से ट्रांसमीटर ले आओ, इमरान ने कहा, और चौहान तेज़ी से राहदारी की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक ट्रांसमीटर था। फिर रास्को ने जो फ्रीक्वेंसी बताई वो इमरान के इशारे पर चौहान ने एडजस्ट की।
और फिर बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर उसने उठाकर रास्को के सीने तक बुलंद कर दिया। हेलो हेलो, रास्को कॉलिंग ओवर। रास्को ने बार बार यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस एंथोनी अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा मुतमाना था। एंथोनी, चीफ एक अहम काम में मसरूफ हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुमसे मौजूदा सूरत हाल की रिपोर्ट लूं। ओवर। रास्को ने तेज लहजे में कहा। यस सर, यहाँ हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। वैसे हम पूरी तरह चौंकना है। ओवर। दूसरी तरफ से उसी तरह मुतबाना लहजे में जवाब दिया गया। ओके, ओवर एंड ऑल, रास्को ने कहा और उसके साथ ही चौहान ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है? रास्को ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। हाँ, वाकई ठीक है। मैं अपने साथियों से मशवरा कर लूं, उसके बाद बात करता हूं। चौहान, मिस्टर रास्को को दोबारा उसी तहखाने में ले जाओ और तुम खुद वहीं रुको, इमरान ने चौहान से कहा। और चौहान ने आगे बढ़कर रास्को को बाजू से पकड़ा और नीचे तहखाने की तरफ ले गया। यहाँ की तलाशी ली तुमने? क्या क्या है यहाँ? इमरान ने नुमानी से मुखातिब होकर कहा। यह तो पूरा हेडक्वार्टर है इमरान साहब। असला, ट्रांसमीटर, सेंसी आलात, हर किस्म की चीजें मौजूद हैं, नुमानी ने कहा। यहाँ माइक्रो प्रोजेक्टर है, इमरान ने कहा। हाँ, एक कमरे में मौजूद है। वहाँ और भी ऐसी मशीनें हैं, नुमानी ने जवाब दिया। ओके सिद्दीकी, तुम और अफंदी यहाँ रुको और होशियार रहना, मैं आ रहा हूँ। इमरान ने एक तरफ रखा हुआ ट्रांसमीटर उठाया और नुमानी के साथ चलता हुआ आगे बढ़ गया। नुमानी उसे एक तहखाने में ले गया तो इमरान के चेहरे पर वहां मौजूद मशीनरी देखकर मुसरत के आसार उभर आए। एक तरफ एक जदीद माइक्रो प्रोजेक्टर भी मौजूद था। इमरान ने जेब से वही माइक्रो फिल्म निकाली जो उसने रास्को की तलाशी के दौरान उसकी जेब से हासिल की थी, और उसे प्रोजेक्टर में फिट करने के बाद उसने नुमानी को लाइट्स ऑफ करने के लिए कहा। लाइट्स ऑफ होते ही इमरान ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और फिर सामने दीवार पर स्क्रीन रोशन हो गई। चंद लम्हों बाद उस पर एक नक्शा सा ऊपर आया। इमरान गौर से उस नक्शे को देखता रहा। नक्शा हाथ से बनाया गया था, लेकिन बनाने वाला शायद नक्शा नवीसी में काफ़ी महारत रखता था, इसलिए नक्शा बेहतरीन अंदाज में बना हुआ था। नक्शा काफ़ी देर तक स्क्रीन पर ठहरा रहा और इमरान उसे गौर से देखता रहा। वो एक नज़र में समझ गया था कि नक्शा लेबॉर्ट्री का अंदरूनी नक्शा है और उसे वाकई बेहद महारत से बनाया गया था। उसके साथ ही मंजर बदला और अब एक नक्शा ऊपर आया। इमरान ने उसे भी गौर से देखा और वो समझ गया कि यह बैरूनी नक्शा है। उसमें बाकायदा मार्किंग मौजूद थी और वेलिंगटन का नाम एक पॉइंट पर लिखा हुआ था। इससे आगे नाम और मार्किंग मौजूद थी। कुछ देर बाद ये नक्शा हटा और उसके साथ ही कुछ अल्फाज और हिंसे उभर आए और फिर रुक रुक कर ये अल्फाज और हिंसे बदलते रहे। इमरान खामोश बैठा उसे देखता रहा। चंद लम्हों बाद लंबी दो कतारों में लिखे हुए हिंसे स्क्रीन पर फोकस हो गए और काफ़ी देर तक रहे और उसके बाद स्क्रीन साफ हो गई। इमरान ने प्रोजेक्टर का बटन ऑफ किया और नुमानी को लाइट्स ऑन करने के लिए कहा। नुमानी ने लाइट्स ऑन कर दी। इमरान साहब, ये वही फिल्म है जो मैं और सिद्दीकी ले आए थे ना? नुमानी ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया और फिर प्रोजेक्टर से फिल्म निकालकर उसने जेब में डाल दी। सुनो, हमने इस लेबॉर्ट्री को तबाह करना है ताकि इस प्रोजेक्ट का खात्मा किया जा सके। वहाँ बिली स्टार का एक्शन ग्रुप हिफाजत कर रहा है जिसका चीफ एंथोनी है।
मगर मसला ये है कि ना ही रास्को और ना ही उसके मुर्दा चीफ का कदोकामत हम में से किसी से मिलता जुलता, इसलिए हम उनके मेकअप में तो नहीं जा सकते, वरना मसला बिल्कुल ही आसान हो जाता। अब सिर्फ एक ही सूरत है कि हम रास्को के लहजे में ट्रांसमीटर पर उस अंथोनी से मज़ीद ऐसी मालूमात हासिल करें जिससे हम अंदर दाखिल हो सकें। इमरान ने एक साइड पर मौजूद मेज़ पर रखा हुआ वही ट्रांसमीटर उठाया जो वो अपने साथ ले आया था। इसका मतलब है कि वहाँ फुल रेड करना होगा। असला तो यहाँ मौजूद है हर किस्म का। नौमानी ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस फिल्म में मिकाले ने जो कोड इस्तेमाल किया है वो JS कोड है। गो मिकाले ने आखिर में उसकी बाकायदा तशरीह की और की भी दे दी है ताकि इस कोड को समझा जा सके, लेकिन JS कोड को मैं वैसे भी अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए बगैर हल किए मुझे मालूम हो गया है कि लेबॉर्ट्री के हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त हैं और ये एक्शन ग्रुप भी ऊपर मौजूद ज़रई अद्वियात के गोदाम तक ही महदूद होगा, अंदर ये भी ना जा सकता होगा। इसलिए अगर फुल रेड किया तो हम बाहर ही उलझ जाएंगे, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर पर वही फ्रिक्वेंसी दोबारा एडजस्ट की जो अंथोनी की थी और बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रास्को कॉलिंग ओवर, इमरान ने रास्को के लहजे में कहा। यस, अंथोनी अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद अंथोनी की तरफ से जवाब मिल गया। अंथोनी, वहाँ तुम्हारे साथ कितने अफराद हैं? ओवर, इमरान ने पूछा। पूरा ग्रुप है जनाब। क्यों? ओवर, दूसरी तरफ से अंथोनी ने चौंक कर कहा। फिर ठीक है, तुम्हारी वहां कुछ देर की अदम मौजूदगी से कोई फर्क ना पड़ेगा। सुनो, एक इंतहाई अहम तरीन इत्तला मिली है। बॉस इस वक्त मेरे हेडक्वार्टर में मौजूद है। तुम ऐसा करो कि प्रोफेसर फिंक्स को लेकर यहाँ मेरे हेडक्वार्टर आ जाओ। इस इत्तला का ताल्लुक बराह रास्त प्रोफेसर फिंक्स से है और प्रोफेसर फिंक्स से इस मामले में बात करना इंतहाई अहम है। सूरत हाल ऐसी है कि बास न खुद लेबॉर्ट्री के अंदर जा सकता है और ना अपने हेडक्वार्टर में प्रोफेसर को बुला सकता है, इसलिए वो यहाँ मेरे हेडक्वार्टर में आ गया है। तुम प्रोफेसर को साथ लेकर फौरन यहाँ पहुंच जाओ। ओवर, इमरान ने रास्को के लहजे में कहा। ओह, मगर प्रोफेसर फिंक्स तो लेबॉर्ट्री से बाहर नहीं आता, फिर मैं उसे कैसे ले आऊं? ओवर, अंथोनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो, उसे बॉस का पैगाम दो और उसे बता दो कि जो फिल्म मिकाले ने चोरी की थी उस फिल्म के सिलसिले में एक अहम तरीन मसला पर बात करनी है। उसे सिर्फ मजीद इतना कह देना कि फिल्म में XY को तीसरी दाई की चौथी इकाई से ज़रब देने की बात की गई है। मुझे यकीन है कि ये बात सुनते ही वो तुम्हारे साथ दौड़ा चला आएगा। ओवर, इमरान ने कहा। जरा फिर बताइए क्या कहना है? ओवर, अंथोनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। याद कर लो, XY को तीसरी दहाई की चौथी इकाई से ज़रब देनी है। ओवर, इमरान ने रुक रुक कर कहा ताकि अंथोनी याद कर ले। इसका मतलब है जनाब। ओवर, अंथोनी के लहजे में और ज्यादा हैरत थी। मतलब का तो मुझे भी इल्म नहीं है, ये कोई साइंसी मसला है। ये फिल्म मैंने पाकिस्तानी एजेंटों से बरामद करके बास को भेजी और बास ने उसे मैरीन को भिजवा दिया। वहां से बास को कुछ बताया गया तो बास परेशान हो गया और अब इस सिलसिले में बास प्रोफेसर से खुफिया तौर पर बात करना चाहता है। ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, मैं बात करता हूं। ओवर, अंथोनी ने कहा। वहां से रवानगी से पहले मुझे कॉल जरूर कर लेना। ओवर, इमरान ने कहा। यस सर, मैं हेलीकॉप्टर ट्रांसमीटर से बात कर लूंगा। ओवर,
दूसरी तरफ से एंथोनी ने कहा और इमरान ने ओके ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। आओ अब ऊपर चलें। मैंने एक कोशिश तो की है, अगर कामयाब रही तो फिर लेबॉर्ट्री में गए बगैर ही हमारा मकसद हल हो जाएगा, इमरान ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो ऊपर पहुंच गए। इमरान वो ट्रांसमीटर साथ ही ले आया था। फिर वो सीधा उस कमरे में गया जहां उसने मेन टेलीफोन पड़ा हुआ देखा था। उसके साथ ही टेपिंग सिस्टम भी था और इस सिस्टम को देखकर ही इमरान ने रास्को से पूछा था कि क्या उसने अपने बॉस से बात यहां से की थी, और रास्को ने उसका इकरार किया था। इमरान ने जदीद टेप रिकॉर्डर के मुख्तलिफ बटन दबाए और उसमें से सरर सरर की तेज आवाजें निकलने लगीं। जब ये आवाजें रुक गईं तो इमरान ने एक और बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे उस रिकॉर्डर से रास्को की आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो, मैं रास्को बोल रहा हूं जनाब, अपने हेडक्वार्टर से। रास्को का लहजा मुअद्दबाना था। यस चीफ स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक बारी सी आवाज सुनाई दी और इमरान के होंठ पिंच गए। फिर दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्डर से निकलती रही। फिर इमरान ने टेप ऑफ कर दिया। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से टू टू की आवाजें निकलने लगीं और इमरान ने चौंक कर ट्रांसमीटर को देखा और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, एंथोनी कॉलिंग, सेकंड चीफ ओवर। एंथोनी की आवाज ट्रांसमीटर से निकली। यस रास्को अटेंडिंग ओवर, इमरान ने रास्को के लहजे में कहा। सर प्रोफेसर फिंक्स ने लेबॉर्ट्री से बाहर आने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि उनकी बात फोन पर चीफ से कराई जाए। आप वाला फिक्रा सुनकर वो बेहद परेशान हो गए हैं और फौरी बात करना चाहते हैं। क्या आपके हेडक्वार्टर का फोन नंबर उन्हें दूं या चीफ का ओवर, एंथोनी ने कहा। जब चीफ यहाँ मौजूद हैं तो यहाँ का नंबर ही दोगे। ठीक है, तुम उन्हें कहो कि वो फोन करें, मैं इस दौरान बास को इतला कर देता हूँ, फिर वो खुद ही बात कर लेंगे, ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है सर, ओवर एंड ऑल। और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म कर दिया गया। शुक्र है कॉल आने से पहले मैंने चीफ की आवाज सुन ली, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती, इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए मुस्कुराकर कहा। लेकिन ये फिक्रा क्या था, और अब वो प्रोफेसर तो यहां आ नहीं रहा। फिर नुमानी ने कदरे परेशान से लहजे में कहा, जरा इस प्रोफेसर से बात हो जाए, फिर ही कोई फैसला हो सकता है कि आइंदा का लाहे अमल क्या बनता है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। चंद लम्हों बाद ही टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो, प्रोफेसर फिंक्स बोल रहा हूँ, 01 लेबॉर्ट्री से, एक बूढ़ी मगर इंतहाई खुश्क सी आवाज सुनाई दी। यस चीफ ऑफ ब्लू स्टार अटेंडिंग यू। इमरान के मुंह से वैसी ही आवाज निकली जैसे उसने टेप में चीफ की सुनी थी। चीफ, आपने मुझे वहां क्यों बुलाया है? आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस वक्त प्रोजेक्ट के तकमीली मराहिल में इंतहाई मसरूफ हूं और ऐसे वक्त में लेबॉर्ट्री से बाहर नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह कि ये फिक्रा जो आपके मातहत ने मुझे बताया है, ये आपको कैसे मालूम हुआ? प्रोफेसर की खुश्क आवाज सुनाई दी। प्रोफेसर, मुझे आपकी मसरूफियात का पूरी तरह एहसास है, लेकिन मेरी माहिरीन से बात हुई है, उनका कहना है कि फिल्म में इस मिकाले ने कोड में बताया है कि उसने किसी अहम मशीन में गड़बड़ कर दी है।
ऐसी गड़बड़ जिससे असली मिशन किसी सूरत भी पूरा ना हो सकेगा। इस गड़बड़ का जिक्र उसने अपनी फिल्म में किया है और ये फिक्रा भी उन्होंने मुझे बताया है कि ये फिक्रा भी उस फिल्म में शामिल था और इसका मतलब मुझे यही बताया है कि सुपर कंप्यूटर के मेन सेक्शन सप्लाई में गड़बड़ की गई है। इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन क्या इस गड़बड़ की भी निशानदेही की गई है? प्रोफेसर ने उसी तरह खुश्क लहजे में पूछा। जी हाँ, उन्होंने मुझे बताया है कि फिल्म में यह बताया गया है कि सुपर कंप्यूटर की 31 लाइन को डबल चार्ज कर दिया गया है। आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि इस पॉइंट पर आपसे तफसीली डिस्कस कर लेने के बाद अगर आप चाहें तो बेसिक कंप्यूटर के सबसे बड़े माहिर को लेबॉर्ट्री भेजा जाए ताकि वो इसको चेक करके सही कर सके, क्योंकि मिकाले ने फिल्म में कहा है कि ये ऐसी गड़बड़ है जिसे बेसिक कंप्यूटर साइंस का कोई माहिर ही दूर कर सकता है। इमरान ने जवाब दिया। इस मिकाले को यकीनन इल्म न होगा कि प्रोफेसर फिंक्स बेसिक कंप्यूटर साइंस पर अथॉरिटी है। अव्वल तो उसने सरियन बकवास की है। अगर 31 लाइन को डबल चार्ज किया जाता तो मुझे मालूम न हो जाता। कौन है नॉनसेंस। न जाने इन लोगों को खामखा का सस्पेंस फैलाने का क्या शौक होता है, प्रोफेसर ने गसीले लहजे में कहा। मैं जनाब उन माहिरीन से भी बात की थी, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि ऐसी गड़बड़ आपकी नज़रों से भला कैसे ओझल रह सकती है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये ऐसी गड़बड़ है जिसका पता सिर्फ उस वक्त लग सकता है जब फाइनल ले ऑफ को ऑन किया जाता है और आमतौर पर यह काम सबसे आखिर में होता है, इसलिए पहले उसका पता नहीं चल सकता। इमरान ने कहा। ओह हाँ, ठीक है, आमतौर पर यही होता है, लेकिन प्रोफेसर फिंक्स उसे पहले भी चेक कर सकता है। ठीक है, तुम मुतमईन रहो और इन आमक माहिरीन को भी कह दो कि वो फिक्र ना करें। प्रोफेसर फिंक्स उनकी तरह अहमक नहीं है। गुड बाय, प्रोफेसर ने चेखते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। लो भाई नौमानी, फोन पर ही सारा मसला हल हो गया, अब हमें लेबॉर्ट्री जाने की जरूरत नहीं रही। इमरान ने मुस्कुराते हुए नौमानी से मुखातिब होकर कहा, जो खामोश खड़ा ये अजीब व गरीब गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसके पल्ले एक बात भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, नौमानी ने हैरान होते हुए कहा। मैंने उस बूढ़े प्रोफेसर को चक्कर दे दिया है जो अपने आप को कंप्यूटर साइंस में अथॉरिटी बता रहा था। अब ये खुद अपने हाथों से इस सुपर कंप्यूटर को तबाह कर बैठेगा। कंप्यूटर की 31 लाइन को अगर डबल चार्ज कर दिया जाए तो वाकई जब कंप्यूटर अपने फाइनल टारगेट पर पहुंचता है तो मिशन की तकमील के लिए जब फाइनल ले ऑफ यानी आखिरी बटन दबाया जाता है तो 31 लाइन डबल चार्ज होने की वजह से कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई में यकलख ज़बरदस्त फ्लैश हो जाता है और नतीजा ये कि पूरा कंप्यूटर अपनी फीडिंग समेत इस तरह तबाह हो जाता है कि यूं समझो कि उसे सिवाय कबाड़ियों के पास भेजने के और कोई चारा नहीं रहता। इमरान ने बाहर के दरवाजे की तरफ रुख करते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, जाहिर है वो लाइन डबल चार्ज तो नहीं हुई। फिर नौमानी ने साथ चलते हुए कहा, यही तो असल राज की बात थी जिसके लिए मुझे इतना लंबा चौड़ा खड़ाक फैलाना पड़ा। जाहिर है 31 लाइन डबल चार्ज नहीं हुई, लेकिन प्रोफेसर को यही मालूम है कि वो डबल चार्ज हो चुकी है। अभी फाइनल ले ऑफ करने में देर है और प्रोफेसर लाजमन उसे फौरी तौर पर चेक करेगा और उसकी चेकिंग का अब वाहिद तरीका यह है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई लाइन में एक्स मीटर उसी लाइन से आगे रखकर चेक करेगा और जैसे ही एक्स मीटर लाइन से आगे रखकर वो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई खोलेगा, सप्लाई उस मीटर में से गुजरकर फिर आगे सुपर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सेल में जाएगी। मीटर तो बता देगा कि 31 लाइन डबल चार्ज नहीं हुई, लेकिन मीटर की वजह से सप्लाई लाइन में इशारिया 1001 पावर का फर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि इशारिया 1001 पावर मीटर को चलाती है।
आगे वो अपना फार्मूला फीड कर चुका है। इस पावर की कमी से फीडिंग के इंतहाई हिस्सास तरीन पुर्जे कोड तब्दील कर जाएंगे। इस तरह बज़ाहिर प्रोफेसर तो मुतमईन हो जाएगा कि मिकाले ने बकवास की है, लेकिन जब वो फाइनल ले ऑफ को मिशन की तकमील के लिए ऑन करेगा तो सुपर कंप्यूटर कोड बदल जाने की वजह से वो T1 रेज बाहर ही ना निकालेगा, जबकि वो सुपर चार्ज हो चुकी होगी। नतीजा ये कि ये सुपर कंप्यूटर उस जगह के जहां ये फिट होगा इस तरह पलक झपकने में जलकर राख हो जाएगा जैसे वहां आसमानी बिजली गिर गई हो। इमरान ने बाहर बरामदे तक आते हुए पूरी तफसील बता दी। ओह कमाल है, आपने तो सिर्फ फोन पर चंद बातें करके यहूदियों का ये खौफनाक तरीन मंसूबा ही खाक में मिला दिया है। हैरत है, मगर इमरान साहब आपने कंप्यूटर साइंस में इस कदर गहराई में कैसे स्टडी कर ली है? इमरान के चेहरे पर बेपनाह हैरत थी। नोमानी के चेहरे पर बेपनाह हैरत थी और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इसी मामले में मैं आगा सुलेमान पाशा का शागिर्द हूँ, इमरान ने हंसते हुए कहा और हाथ में पकड़ा हुआ ट्रांसमीटर वहीं बरामदे में रखकर उसने उस तहखाने की तरफ बढ़ते हुए कहा जहां रास्को और चौहान मौजूद थे। आगा सुलेमान पाशा, आपका मतलब है सुलेमान जो आपका बावर्ची है? नोमानी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, उसने भी एक सुपर कंप्यूटर अपने जहन में फिट कराया हुआ है जिसमें बाकायदा फीडिंग है कि इतने बजे नाश्ता, इतने बजे खाना, इतने बजे चाय और साथ ही महंगाई का रोना, तनख्वाह और बोनस अलाउंस सब कुछ फीड है। और मुझे सुपर कंप्यूटर को इस तरह कंट्रोल करना पड़ता है कि मुझे बगैर तनख्वाह और अखराजात के खाना भी मिल जाए और चाय भी। जब कोई आदमी इस कदर खौफनाक कंप्यूटर को मुस्तकिल डील कर रहा हो तो ये बेचारे कंप्यूटर उसके सामने क्या हैसियत रखते हैं? इमरान ने कहा और नोमानी बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। वो जब अंदर दाखिल हुए तो चौहान और रास्को जमीन पर बिछे हुए स्ट्रेचरों पर खामोश बैठे हुए थे। शायद चौहान ने दीवार से खड़े किए हुए स्ट्रेचरों को जमीन पर बिछाकर उस पर रास्को को भी बिठा दिया और खुद भी बैठ गया। वाकई मर्द बेचारे तो बोलते ही नहीं। अगर तुम दोनों की जगह दो औरतें होती तो तहखाना गूंज रहा होता। इमरान ने दाखिल होते ही मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा ये आदमी तो बोलता ही नहीं है। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक बात का जवाब भी नहीं दिया। मजबूरन मैं भी खामोश हो गया। रास्को ने मुंह बनाते हुए कहा, उसे नौकरी मिल गई है, इसलिए अब उसे मजीद इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? और वैसे भी इस कदर इंटरव्यू देने के बाद नौकरी मिली है कि यह अब इंटरव्यू के लफ्ज से ही फीड अप हो चुका है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चौहान भी मुस्कुरा दिया। इमरान ने आगे बढ़कर रास्को को बाजू से पकड़ा और खड़ा कर दिया। अच्छा मिस्टर रास्को, अब रकम की बातचीत हो जाए, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। पहले तुम ये बताओ कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी है? रास्को ने चौंक कर कहा। दरअसल रकम के मामले में मेरे साथी किसी नतीजे पर ना पहुंच रहे थे। अब क्या करें, जमाना ही ऐसा महंगाई का आ गया है कि जरूरियात पूरी करने के लिए कारोन का खजाना भी कम पड़ता है। इमरान ने सारा हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन देखो, रकम मुनासिब ही मांगना, बहरहाल हम भी किसी को जवाब दे हैं। रास्को ने होंठ भींचते हुए कहा, मेरे साथी तो $10 मिलियन तलब कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि $8 मिलियन ठीक रकम है। तुम्हारा क्या ख्याल है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। $8 मिलियन? ओह नहीं, ये तो बहुत बड़ी रकम है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा $1 मिलियन दे सकता हूँ, इससे ज्यादा $1 भी नहीं, रास्को ने कहा। ओके, फिर तुम्हारा और हमारा सौदा नहीं हो सकता। हम जा रहे हैं, इमरान ने इंतहाई रूखे लहजे में कहा। अच्छा, 2 मिलियन, बस इससे ज्यादा नहीं मिल सकते, रास्को ने जल्दी से कहा।
सॉरी रास्को, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए 50 मिलियन में भी सौदा नहीं होगा। मैंने चूंकि तुमसे वादा किया है कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, इसलिए देखो हम तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहे हैं। आओ साथियों, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लेकिन उसी लम्हे राहदारी में से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और वो सब चौंक पड़े। दूसरे लम्हे सिद्दीकी दरवाजे में नमूदार हुआ और उसके हाथ में ट्रांसमीटर था और ट्रांसमीटर में से मुसलसल टूं-टूं की आवाजें निकल रही थीं। कॉल आई है इमरान साहब, मैंने सोचा कि मैं आपको ट्रांसमीटर ला दूं। सिद्दीकी ने ट्रांसमीटर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रास्को का मुंह बंद करो नौमानी, इमरान ने तेज लहजे में कहा और नौमानी ने, जो रास्को के साथ खड़ा था, बिजली की सी तेजी से एक हाथ से जेब से रुमाल निकाला और दूसरा हाथ लगाकर उसने रास्को के जबड़े पर मारा। जरब लगने से जैसे ही रास्को का मुंह खुला, उसने रुमाल उसमें ठोंसना शुरू कर दिया। ट्रांसमीटर से मुसलसल टूं-टूं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, एंथोनी कॉलिंग ओवर। एंथोनी की आवाज सुनाई दी। यस, रास्को अटेंडिंग यू ओवर। इमरान के हल्क से रास्को की आवाज निकली और असल रास्को की आंखें अपनी आवाज इमरान के हल्क से निकलती सुनकर हैरत से फैलती गईं। बॉस, प्रोफेसर फिंक्स चीफ से फौरी बात करना चाहते हैं। क्या चीफ अभी तक आपके हेडक्वार्टर में हैं या वापस चले गए हैं? ओवर। दूसरी तरफ से एंथोनी की आवाज सुनाई दी। अभी तक तो यही हैं, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं प्रोफेसर को बता देता हूं, वो बॉस को फोन कर लेते हैं, ओवर। दूसरी तरफ से एंथोनी ने कहा, ओके, प्रोफेसर से कहो 2-3 मिनट बाद फोन करे। चीफ बाथरूम में है, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके एक तरफ जमीन पर रख दिया। सिद्दीकी, जाकर बरामदे से फोन ले आओ, यहाँ भी फोन का पॉइंट मौजूद है, इमरान ने सिद्दीकी से मुखातिब होते हुए कहा और सिद्दीकी सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। इमरान होंठ पिंचे खामोश खड़ा था। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी वापस आया तो उसके हाथ में फोन और तार मौजूद था। उसने फोन नीचे रखा और फिर तार पॉइंट से मुंसलिक कर दिया। चंद लम्हों बाद ही घंटी बाज उठी और सिद्दीकी ने रिसीवर उठाकर इमरान के हाथ में दे दिया। यस, चीफ स्पीकिंग, इमरान ने कहा। मैं प्रोफेसर फिंक्स बोल रहा हूं। तुम अपने महरीन को इत्ला दे दो कि इस अहमक मिकाले की बात गलत साबित हुई है। मैंने चेक कर लिया है, 31 लाइन डबल चार्ज नहीं हुई, वो ओके है, प्रोफेसर फिंक्स ने गसीले लहजे में कहा। ओह प्रोफेसर, आपने कैसे चेक किया है? क्या अलेक्स मीटर से चेक किया है? इमरान ने पूछा। अलेक्स मीटर की मुझे क्या जरूरत है, मेरी लेबॉर्ट्री दुनिया की जदीद तरीन लेबॉर्ट्री है। मैंने अथॉरिक सिस्टम पर उसे चेक किया है और वैसे भी अलेक्स मीटर इस पोजीशन में नहीं लगाया जा सकता था, वरना इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई में कमी की वजह से कोड बदल जाता तो सारा मिशन ही तबाह होकर रह जाता। प्रोफेसर फिंक्स की आवाज सुनाई दी और इमरान के होंठ बेख्तियार पिंच गए। ओके प्रोफेसर, चलो कम अज कम मुकम्मल तसल्ली तो हो गई, शुक्रिया, इमरान ने कहा। सुनो, अब मुझे मजीद डिस्टर्ब न करना, समझे? दूसरी तरफ से इंतहाई करफ्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। इमरान ने झुककर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि प्रोफेसर के साथ होने वाली इस गुफ्तगू से उसकी सारी प्लानिंग खत्म हो चुकी है। शुक्र है प्रोफेसर ने फोन कर दिया, वरना हम तो उसे अहमक बना रहे थे और बन खुद रहे थे। मेरे तस्वुर में भी ना था कि आर्थो
ऑथोरिक सिस्टम भी इस लेबॉर्ट्री में मौजूद होगा। बहरहाल इस लेबॉर्ट्री को तबाह करना लाजमी हो गया है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा। उसकी पेशानी पर शिकनें फैली हुई थी। उसके मुंह से रुमाल निकाल दो नोमानी, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा और नोमानी ने उस रास्को के मुंह से रुमाल बाहर निकाल लिया। ये तुमने क्या चक्कर चला रखा है? तुम मेरी और चीफ की नकल कैसे कर लेते हो? तुमने तो शायद चीफ की आवाज भी नहीं सुनी। फिर रास्को ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, सुनो रास्को, अब सूरत हाल बदल गई है। अब हमें तुम्हारी ये 01 लेबॉर्ट्री तबाह करनी पड़ेगी और तुम्हारे चीफ की ज्यादा देर तक गुमशुदगी खुफिया नहीं रह सकती। वहां हेडक्वार्टर में सबको मालूम होगा कि चीफ यहाँ आया है, इसलिए अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि तुम्हें भी गोली मार दी जाए। और शायद ये एक गोली रिवाल्वर में बच्ची ही तुम्हारे लिए थी, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। मगर तुमने वादा किया था, रास्को ने होंठ भींचते हुए कहा। ओह हाँ, मैंने वाकई वादा किया था और वैसे भी तुम बहादुर इंसान हो, इसलिए ये वादा हर सूरत में पूरा होना चाहिए। ओके, वादा पूरा होगा रास्को, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और रिवाल्वर दोबारा जेब में डाल दिया। नोमानी, इसकी हथकड़ी इसे दरवाजे के करीब ले जाकर खोल दो। और सुनो रास्को, हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं ये दरवाजा बाहर से बंद कर दूंगा। टेलीफोन भी यही मौजूद है और ट्रांसमीटर भी। तुम अपनी जिंदगी आसानी से बचा सकते हो। इस तरह मेरा वादा पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होता है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी, बल्कि तुम्हारे अपने आइंदा इकदाम पर होगी, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नोमानी ने सर हिलाते हुए रास्को को बाजू से पकड़ा और उसे दरवाजे के करीब ले गया। फिर उसका मुंह उसने दरवाजे के मुखालिफ से मत में किया और क्लिप हथकड़ी का बटन खोलकर उसने रास्को को जोर से आगे की तरफ धकेला और दूसरे लम्हे वो तेजी से दरवाजे से बाहर आ गया। इमरान, सिद्दीकी और चौहान पहले ही दरवाजे से बाहर जा चुके थे, लेकिन इमरान दरवाजे के करीब ही रुका हुआ था। जैसे ही नोमानी बाहर आया, इमरान ने दरवाजा खींचकर बंद किया और फिर उसे बाहर से लॉक कर दिया। ये आपने क्या किया है इमरान साहब? इस तरह तो ये हमें लेबॉर्ट्री तक पहुंचने ही न देगा, नोमानी ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। वादा वादा होता है मिस्टर नोमानी, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और तेजी से कदम बढ़ाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।